गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये साल ख़त्म हो रहा है और 2025 ख़त्म हो रहा है। आज ये 2025 2-3 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसा हम एक वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे आज। एक सॉल्वेंट लाइसेंस रहता है केमिकल इंडस्ट्री में। कई बार इंटरव्यूअर बार आपसे पूछेगा सॉल्वेंट लाइसेंस के बारे में। जो मुझे सॉल्वेंट लाइसेंस के बारे में आपसे पूछ सकता है, सॉल्वेंट लाइसेंस में क्या क्या होता है, सॉल्वेंट लाइसेंस में क्या क्या होता है, और इस सॉल्वेंट लाइसेंस को कौन अथॉरिटी देती है। जो बेसिकली सॉल्वेंट लाइसेंस को स्टोरेज ऑफ सॉल्वेंट होता है, ये इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको सॉल्वेंट लाइसेंस पेट्रोलियम बी, पेट्रोलियम सी के जो पेट्रोलियम बी और पेट्रोलियम सी में जो आते हैं, उसके लिए हमें सॉल्वेंट लाइसेंस लेना होता है। सॉल्वेंट लाइसेंस लेना होता है, ये हमारे लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है इंडस्ट्री के लिए। ये ईएचएस के स्कोप में आता है। एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी स्ट्रीम में आप काम कर रहे हैं और इस लाइसेंस आपके पास रहेगा तो इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर ये लाइसेंस, सॉल्वेंट लाइसेंस लेना ज़रूरी क्यों है? एक तो ये फ़ाइन से बचाएगा, पेनल्टी से बताएगा, गवर्नमेंट की शटडाउन से बचाएगा, वरना गवर्नमेंट शटडाउन भी कर सकता है, गवर्नमेंट पेनल्टी भी लगा सकती है, गवर्नमेंट फाइन भी कर सकता है। ये मार्केट में आपकी मॉरल, जो हम निबॉश में पढ़ते हैं, रेपुटेशन भी हाई रहेगा। अगर कंपनी को डेफिनेटली सॉल्वेंट लाइसेंस लेना ही चाहिए। और जो विद इन ए टाइम फ्रेम है गवर्नमेंट के, जब डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाता है उसके बिफोर 30 डेज, 45 डेज, बिफोर 45 डेज उस डॉक्यूमेंट की फाइलिंग प्रोसीजर चालू कर देने चाहिए, ताकि हमें डॉक्यूमेंट फाइल करने में, वो कंपनी को डॉक्यूमेंट फाइल करने में कोई दिक्कत ना हो। क्या होता है साथियों, मोस्टली कंपनीज कंसल्टेंट के थ्रू काम कराती हैं ये लीगल लाइसेंसेस का, क्योंकि कुछ उसमें लेनदारी भी रहती है। कोई भी सरकारी काम बिना लेन देन के नहीं हो सकता। एक कंपनी का मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई उसमें इंटरव्यू देने जाए तो अगर वही सेगमेंट की कंपनी है तो मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज डालें, क्योंकि मेरा जो मैं ईएचएस प्रैक्टिशनर, एज ए ईएचएस प्रैक्टिशनर मैं इस सेगमेंट में काम कर रहा हूँ पिछले 9-10 सालों से। तो मैंने नोटिस किया है कि इसमें जैसे इंटीग्रिटी, लोग बोलते तो हैं इंटीग्रिटी, आप कितने खुद इंटीग्रिटी फॉलो कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। आप दूसरों से, अपने जूनियर को, अपने कलीग को बोलते हैं आप होनेस्ट बने, होनेस्टी के साथ काम करें, आप डेमोनेस्ट्रेट करें। ये शब्द बोलना बड़ा आसान होता है अपने जूनियर के लिए, डेमोनेस्ट्रेट करना। आप खुद ने कितना डेमोनेस्ट्रेट कर रहे हो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसी हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वो गवर्नमेंट बॉडीज़ अगर अपना काम ईमानदारी से करने लगें तो हमारे जो ईएचएस प्रैक्टिशनर्स हैं उनके उनका जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल आम आदमी के बहन में नहीं है आज की डेट में। अगर आप किसी पीएसयू के एम्प्लॉय हो तो बहुत इजी है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराइए। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो बहुत इजी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराइए। लेकिन एक आम आदमी की व्यवस्था देखिए, आप अपने हिंदुस्तान में उसको इलाज कराने के लिए उसको बहुत चैलेंजेस आते हैं। इसलिए मैं जो एज ए ईएचएस प्रैक्टिशनर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल की, समाज की जिम्मेदारी लेके अपने कंधों पे दायित्व निभाते हुए
ये वीडियो छोटा सा, आज हम सॉल्वेंट लाइसेंस के ऊपर बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में माध्यम से हम जानेंगे सॉल्वेंट लाइसेंस में क्या क्या डिटेल होती है। मैं आपको कोई फ़ोटो शेयर नहीं करूँगा, खाली आपको वर्ड टू वर्ड मैं बताता चलूँगा। अब थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड को स्लो करते हुए मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे टॉप में अथॉरिटी का नाम रहता है, डिपार्टमेंट का नाम रहता है। जैसे डिपार्टमेंट का नाम हो गया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डायरेक्टरेट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट नियर नेहरू मार्केट वेयर हाउस जे एंड के जम्मू। फिर शेड्यूल नंबर 3, ये कहाँ से रेफरेंस लिया इसका, शेड्यूल नंबर 3 से रेफरेंस लिया है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सीरियल नंबर, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन शेड्यूल 3 के नीचे लिखा रहेगा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 31 जुलाई 2020। फिर उसमें लिखा रहता है लाइसेंस नंबर, क्या लाइसेंस नंबर है, लाइसेंस नंबर सो एंड सो, 4 वो अल्फ़ाबेट्स रहेंगे 4 डिजिट के, जैसे ABCD एंड DEF एंड /F/34 ऐसा। किसी कंपनी का नाम, नेम ऑफ ट्रेडर कौन ट्रेडर है, अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है केमिकल की, फॉर एग्जांपल के लिए C9 का ट्रेडर है, वो C9 की ट्रेडिंग कर रहा है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, C9 की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अगर कोई प्रोसेसर है, मतलब वो उसको यूज़ कर रहा है ऑब्लिक में, कोई कंज्यूमर है, कोई अदर है, ऐसे करके इन्होंने इसकी कैटेगरी बनाई है। जैसे ट्रेडर, नेम ऑफ ट्रेडर 1 कैटेगरी हो गई, प्रोसेसर 2 कैटेगरी हो गई, मैन्युफैक्चरर 3 कैटेगरी हो गई, कंज्यूमर 4 कैटेगरी हो गई और अदर 5 कैटेगरी हो गई। मतलब ये 5 कैटेगरी में जो फॉल करते हैं उनके लिए ये लाइसेंस मैंडेटरी होता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बात मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से इसलिए क्यों बता रहा हूँ, एक कंपनी का मैं नाम ज़रूर बताऊँगा आपको, वो मैनकाइंड फार्मा बना रही है, मैनकाइंड फार्मा है। उस कंपनी में कोई 15-16 लाख से कम में कभी इंटरव्यू के लिए ना जाए, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी रिस्क रहता है। रेड कैटेगरी में आती हैं, रेड कैटेगरी में फॉल करती हैं तो कम पैकेज में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की इंडस्ट्री में। और मुझे भी मेरे वीडियोस को सपोर्ट करें, लाइक करें, जेन्युइन शेयर करें, कनेक्ट रहें मेरे साथ। मतलब जैसे हमने पहला आपको बताया 5 कैटेगरी में जो आता है, अब हम सॉल्वेंट लाइसेंस के ऊपर आ जाते हैं। 5 कैटेगरी, नेम ऑफ ट्रेडर, प्रोसेसर, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर और अदर। फिर टाइप ऑफ फर्म किस तरह की फ़र्म है, पार्टनरशिप फ़र्म है, ये पार्टनरशिप फ़र्म है, हालांकि पार्टनरशिप फ़र्म है या इंडिपेंडेंट फ़र्म है, ठीक है। पार्टनरशिप फ़र्म आप इतना ही जाने, पार्टनरशिप फ़र्म है, टाइप फर्म में पार्टनरशिप फ़र्म हो गई, ठीक है। उसका एड्रेस या दूसरी जो आपकी फ़र्म का नेचर है, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और केमिकल इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, तो आप अपनी फ़र्म का नेचर लिखेंगे उसमें, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कॉलम नंबर 2 में। कॉलम नंबर 3 है एड्रेस, आप अपने प्लांट का उसमें एड्रेस लिखेंगे। और फिर है कॉलम नंबर 3A रजिस्टर्ड ऑफिस, आपके प्लांट जिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको रिक्वायरमेंट है सॉल्वेंट लाइसेंस की, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो डिटेल रखेंगे। फिर फॉर्म नंबर 3 इसी के अंदर 3B के अंदर है स्टोरेज, आपका स्टोरेज पॉइंट क्या रहेगा। स्टोरेज पॉइंट में वही आपको सिंपल उसमें अपने प्लॉट का एड्रेस लिख देना, किस प्लांट में का आप स्टोरेज के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको कॉलम नंबर 4, ये मतलब ये डिटेल ऐसी है, ये और लाइसेंस में भी काम आएगी, कहीं ना कहीं ये और इन्फॉर्मेशन काम आएगी। आपकी कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं, आपको 4 डायरेक्टरों का उसमें सीरियल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, ऑफिस का एड्रेस रहेगा
और रेजिडेंस का एड्रेस रहेगा। अपने 3-4 डायरेक्टर का, जैसे राकेश कुमार, गौरव शर्मा, हिमांशु शर्मा और ये हो गए मिस्टर भीम प्रसाद, 4 आपके डायरेक्टर हो गए। इन 4 डायरेक्टर के नाम लिख दिए एक कॉलम में। फिर भीम प्रसाद रहता है प्लॉट नंबर 3 साउथ एक्स, ठीक है। फिर आपने उनके एड्रेस लिख के, हिमांशु शर्मा रहता है ओखला में, महारानी बाग में, तो आपने लिख दिया महारानी बाग, प्लॉट नंबर 203 महारानी बाग, उसका पिन कोड, हिमांशु शर्मा का नंबर, ठीक है। ऐसे आपको नंबर भी लिख दिए, आपने उनके एड्रेस भी लिख दिए, आपने उनके घर के एड्रेस भी लिख दिए, उनके ऑफिस के भी एड्रेस लिख दिए। तो सॉरी फॉर, मेरे को तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। ये आपकी इंडस्ट्री जो है, अपनी इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। कॉलम नंबर 5 में आपको अपनी इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। कॉलम नंबर 6 में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का नंबर लिखना है। कॉलम नंबर 6 में जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का, फिर जीएसटी नंबर। ये जीएसटी नंबर आज की डेट में छोटा उद्योगों में काम कर रहे हैं, उनके पास भी, छोटा उद्योग जो चला रहे हैं वो भी जीएसटी नंबर लेके उनको काम करना पड़ता है। और सेफ्टी ऑफिसर तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई छोटी कंपनी तो इसको रख ही नहीं सकती। सेफ्टी ऑफिसर को रखने के लिए कम से कम 500 मैन पावर होना चाहिए, जो अभी नए OHS कोड आए हैं। फिर नंबर इसका सेंट्रल, इसी का कॉलम नंबर 6 भी है सेंट्रल सेल्स टैक्स का लाइसेंस, अगर आपके पास है सेंट्रल सेल्स टैक्स का लाइसेंस। फिर है एक्सप्लोसिव लाइसेंस डिटेल। एक्सप्लोसिव लाइसेंस डिटेल 7 नंबर कॉलम में, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डेट ऑफ इशू। रजिस्ट्रेशन नंबर, आप सब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप सब जानते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे होते हैं। ये अल्फ़ाबेट में रहते हैं, फिर उसमें स्लैश रहता है, फिर उसमें न्यूमेरिक नंबर्स रहते हैं, इस तरह के नंबर्स रहते हैं। क्योंकि कुछ EHS हेड्स इस तरह के सवाल पूछते हैं सामने वाले से कि वो, उसको आता है जवाब बट वो खुद नहीं बता पा रहा, क्योंकि मोस्टली काम कंसल्टेंट कराता है। ये लाइसेंस भी, और जो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं ना, वो खुद ने लाइसेंस नहीं अप्लाई कराया होगा। दैट्स वाई ही इज़ आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन ड्यूरिंग इंटरव्यू। अदरवाइज EHS प्रैक्टिशनर से वही सवाल पूछने चाहिए जो EHS प्रैक्टिशनर करता है अपनी डे टू डे रेस्पॉन्सिबिलिटी में। हम उन बातों पे ना बात करते हुए, कॉलम नंबर 8 में फिर आएगा डिटेल ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज में लोकेशन, फिर वो सॉल्वेंट है या रेफिनाइट है या क्या है, टैंक नंबर, कितने टैंक हैं आप, टैंक हैं, टैंक नंबर, कितने टैंक हैं, 2 टैंक हैं तो 2 टैंक हो गए। कितने कैपेसिटी के रहेगा टैंक, एक माना एक का कैपेसिटी है 30 KL, दूसरे का कैपेसिटी हो गया 40 KL, तो हमारा जो हमने परमिशन लिया है, हमने लिया 100 KL का, ठीक है। फिर फॉर्म उसका 9 नंबर कॉलम में आएगा एंड यूज ऑफ सॉल्वेंट, रेफिनेट, स्लोप फॉर विच द लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। आपको सॉल्वेंट का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, आपको अपने नेचर, बिजनेस की नेचर लिखनी है। आपका नेचर है, आपको सॉल्वेंट, आपको पेट्रोल, आपको किस पर्पस से चाहिए वो पर्पस लिखना है 1 2 3 करके। जैसे बहुत कंपनियां इंसेक्टिसाइड बनाती हैं, वो लिखेंगी फॉर इंसेक्टिसाइड, या कोई कंपनी वो बना रही है, क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड, फॉर पेस्टिसाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लाइसेंस जो होते हैं उनको ईच प्रोडक्ट के लाइसेंस होते हैं, उसमें कंडीशंस रहती हैं। उसका ओपनिंग बैलेंस देखना है, कितना आपका ओपनिंग बैलेंस है, कितना क्वांटिटी रिसीव्ड हुआ है। ये हम कॉलम नंबर 10 में बात कर रहे हैं। 10 में ये कंडीशंस रहती हैं। सोर्स फ्रॉम विच रिसीव्ड, किस सोर्स से हमें रिसीव्ड हुआ है,
आपको ये सोर्स पता होना चाहिए कहाँ से रिसीव्ड हुआ है। जाहिर सी बात है, हो सकता है HPCL से आपने कुछ लिया हो, BPCL से आपने कुछ लिया हो। हमें इस वीडियो के माध्यम से ये भी हमें बताना है, जो वैल्यू PSUs में है सेफ्टी की, वो वैल्यू कहीं नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये ज़रूर बोलूँगा, हर ऑर्गेनाइजेशन को बीटेक फायर एंड सेफ्टी ज़रूर लेना चाहिए। बीटेक फायर एंड सेफ्टी जो ट्रेड है, बड़े लिमिटेड प्रोफेशनल्स हैं जो जिन्होंने दे डन हैविंग बीटेक फायर एंड सेफ्टी, उनको करना चाहिए, उनको लेना चाहिए। द क्वांटिटीज ईच डे, क्लोजिंग बैलेंस ऑन ईच डे, लाइसेंस सेल कंप्लीट हिज अकाउंट फॉर ईच डे, होपफुली उसमें फिर डिटेल ऑफ सॉल्वेंट, 11वां लास्ट कॉलम है साथियों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके अंदर लास्ट कॉलम में लाइसेंस नंबर लिखा रहता है, डेट ऑफ इशू लिखा रहता है, वैलिडिटी लिखी रहती है, कब तक वैलिड है। जैसे मैंने लाइसेंस लिया है 16/2/2025 को, मेरी वैलिडिटी हो गई उसकी, मेरी वैलिडिटी हो गई उसकी 15/2/2026। तो मेरा 1 साल के लिए वैलिडिटी हो गई सॉल्वेंट लाइसेंस की। आप अपने प्लांट का सॉल्वेंट लाइसेंस ज़रूर चेक करें, आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी वैलिडिटी के बारे में। वहाँ से आपको सॉल्वेंट रफिनेट वो चेक करना है कौन सा कैटेगरी का है, पेट्रोलियम बी का 60 KL या पेट्रोलियम सी का 40 KL। वो क्वांटिटी चेक करें अपने सॉल्वेंट लाइसेंस से, उसमें कॉलम नंबर 11 में चेक करिएगा, उसमें क्वांटिटी मिलेगी आपको। फिर उसमें आपको देखना है कौन सी डेट को और कौन सी डेट, कौन सी जगह, कौन सी डेट और कौन सी जगह हो। उसमें कंसेंट टू ऑपरेट की डिटेल भी ये आपसे लेगा, आपका जो कंसेंट टू ऑपरेट है वो कब तक वैलिड है, और ये कब इसकी वैलिडिटी कब तक ड्यू ऑन है। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप लाइक ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को। जय फायर जय सुरक्षा।